एक कहावत बड़ी पुरानी है। वो कहावत यूं है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। और इसीलिए जब केंद्र की मोदी सरकार का ये फैसला आया है जाति जनगणना कराने का, तो आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर इसका क्या असर पड़ेगा यूपी पे, क्योंकि यूपी से ही केंद्र की सत्ता का रास्ता भी खुलता है। और सबसे बड़ी बात यह कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते थे, विपक्ष पर आरोप लगाते थे कि जातियों में बांटने का पाप विपक्ष पर लगेगा, और वैसे हालात में जब केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है और पीछे के जो बीते लोकसभा चुनाव था 2024 में, जब बीजेपी को यहां बड़ा नुकसान हुआ, उसे 29 सीटें गंवानी पड़ी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर 80 में से 43 सीटें जीत ली थी, तब यह नैरेटिव बना था संविधान बचाने, आरक्षण बचाने का, और एक तरीके से जाति जनगणना पर विपक्ष के नैरेटिव में बीजेपी को यहां नुकसान हुआ। बीजेपी के सहयोगी दलों को भी यूपी में बीते लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ। तो अब जो ये फैसला हुआ है, इस फैसले के क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं? क्या यूपी में गेम बदल जाएगा? अखिलेश यादव ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि एक तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए की बात वो लंबे अरसे से करते रहे और कास्ट सेंसस की मांग तो लंबे अरसे से वो करते रहे, इसीलिए उनकी मांग मानी गई है और खुद ही वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि इसमें चुनावी धांधली की तरह कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना में कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से भी यही बात कही जा रही है। बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी राहत की सांस ली है। सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अभी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। निषाद पार्टी की तरफ से भी इस फैसले का स्वागत किया गया। अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। लेकिन इससे यूपी की राजनीति के खेल बदल जाएंगे क्या? क्योंकि 2 साल बाद यहां विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। हम जब आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त अखिलेश यादव इसी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं लखनऊ में, क्योंकि उन्होंने पीडीए के फार्मूले से 2027 में सत्ता में वापसी का वादा किया हुआ है। लेकिन क्या होगा यूपी में? क्योंकि यूपी में बड़े गेम हैं, इसीलिए बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी विषय के जानकार हैं और हम उनसे जुड़ते हैं बद्री नारायण जी से, और उन्हीं से बात करेंगे कि क्या इस फैसले से जो यूपी में पिछले कई दशकों से मंडल बनाम कमंडल का संघर्ष चलता रहा है, कभी कमंडल की जीत होती है तो कभी मंडल की। जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आए, उनके साथ अमित शाह आए, साल 2014 की ये बात है, तब हिंदुत्व के साथ साथ एक सामाजिक समीकरण बिठाया गया। उसमें गैर यादव पिछड़ों, गैर जाटव दलितों और सवर्णों को जोड़ करके एक कॉम्बिनेशन बनाया गया, जिसकी बदौलत अभी तक अपराजय स्थिति में रही है बीजेपी और एनडीए। तो क्या अब ये गुनागरित बदल जाएगा और क्या बीजेपी को जो नुकसान हुआ था लोकसभा चुनाव में, उसकी भरपाई हो पाएगी? बात करते हैं बद्री नारायण जी से। बद्री नारायण जी, सबसे पहली बात ये, जिसकी मांग लंबे समय से हो रही थी, अब इसके क्या फायदे हो सकते हैं? क्या इस पर, क्या यूपी पर क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए पंकज जी, उत्तर प्रदेश बहुत संवेदनशील राज्य है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और जो पिछले बार एक एंटी रिजर्वेशनिस्ट इमेज बीजेपी की बनाई गई और वो कास्ट सेंसस से शुरू हुई, कास्ट सेंसस के साथ संविधान खत्म करना, संविधान खत्म करके रिजर्वेशन खत्म करने का जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया अपोजिशन में, उसका घाटा हुआ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बीजेपी। और जो नॉन यादव नॉन जाटो मोबिलाइजेशन जो बीजेपी ने इतने सालों से कर रखा था, वो टूटने लगा, उसमें भी छेद लग गए। तो वहां भी ये संशय पासीज ने जो कि बीजेपी के बेस वोट जैसी इमर्ज कर रही थी, उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ वोट दिया बहुत साल तक होते। और ओबीसीज में भी जो पटेल्स के बाद बहुत सारी जो छोटी छोटी जातियां हैं ओबीसीज में, उन्होंने भी बीजेपी के को उस तरह से साथ नहीं दिया जैसे कि देते हैं। तो ये जो संशय और शंका बन रहा था, उस संशय और शंका के जो ब्रह्मांड है, उसको ये कास्ट सेंसस की जो घोषणा है, वो एक तरह से छिन्न भिन्न कर दी। और एक इन जातियों में ये मैसेज जाएगा कि नहीं, बीजेपी हमारे साथ है और वो हमें कास्ट सेंसस करा के हमारा जो रिप्रेजेंटेशनल हमारा स्पेस है उसको सुरक्षित रखेगी और हमें देगी। तो इससे एक तो ये होगा कि जो कोहेसिवनेस। बद्री जी, एक खतरा यहाँ तो ये भी नहीं नहीं बद्री जी, एक खतरा ये भी है जो मैं सोशल मीडिया में लगातार देख रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है बीजेपी का जो कोर वोटर रहा पहले, जो एक तरीके से कहा जाता था कि सवर्ण जो है उनके वोटर हैं, मैं देख रहा हूं कि उनके रिएक्शन बहुत तीखे आ रहे हैं, कह रहे हैं ये वो बीजेपी नहीं है जिसके लिए हमने वोट दिया था। आपको क्या लगता है इसका काउंटर पोलराइजेशन भी हो सकता है क्या? देखिए, मुझे लगता है थोड़ा तो होगा, एक रिएक्शन होगा,
लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि इन जातियों का जो अपर कास्ट कम्युनिटीज हैं वो बीजेपी की नेचुरल एलाइज है, क्योंकि बीजेपी एक तरह से एक जो हिंदुत्व कल्चर, बीजेपी का जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें वो अपने को कंफर्टेबल फील करते हैं। टीना फैक्टर भी है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। कहाँ जाएंगे? कांग्रेस के पास क्या जाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी के पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? तो ये जो टीना फैक्टर है उसके कारण कहते हैं ना कि आप थोड़ा नाराज होंगे, थोड़ा बोलेंगे बालेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वोट जैसे पिछले बार हुआ था कि अल्टीमेटली ये वोट बीजेपी को ही देंगे। थोड़ा बहुत क्षरण हो सकता है बट बहुत ज्यादा नहीं होगा। मुझे लगता है कि जैसे आपने देखा होगा मंडल आयोग के बाद कितना सेशन हो, कितनी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बट अल्टीमेटली वो सब खत्म हो गया। यहाँ पर अब वो सब भी बद्री नहीं जी, एक होना है। आखिरी यहाँ पर सवाल ये था कि क्या अभी तक आपको क्या लग रहा था कि हिंदुत्व के प्रयोग के साथ में ऐसा लग रहा था बीजेपी और एनडीए की बात बनती नजर नहीं आ रही है, और ये एक तरीके से टॉप अप हो गया ये जाति जनगणना वाला, क्या और इससे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की काट कर सकते हैं वो? देखिए, हिंदुत्व का ऐसा है ना, हिंदुत्व एक कॉन्सियसनेस है जिसको लगातार आपको पुश, यानी वो मोबिलाइजेशनल इंक्लूजन उसमें होते रहना चाहिए। तो ये जो उसमें फ्रैक्चरिंग की गई थी पिछले चुनाव में, यानी जो कास्ट आइडेंटिटी, रिजर्वेशन का खतरा दिखा के, संविधान का खतरा दिखा करके उसको जो तोड़ा गया था, ये जो अभी हुआ है ना, इससे वो और मजबूत होगा। यानी हिंदुत्व की चेतना रहेगी, वो तो सभी में है, वो अलग भी होंगे तो इनमें रहेगा हिंदू चेतना, हिंदुत्व की चेतना। लेकिन अब वो पॉलिटिकली इस घटना के बाद और ज्यादा मोबिलाइज होकर के इनके साथ रहेंगे, और वो एक जो लॉस था पिछले बार, मुझे लगता है कि वो रिकवर होगा। थोड़ा बहुत एक रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन धीरे धीरे समाहित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बद्री साहब। प्रोफेसर बद्री नारायण थे, और अब यूपी में इस पर इसकी असली परीक्षा जो होगी वो 2027 के चुनाव में होगी। अब हम चलते हैं अपने सहयोगी प्रभाकर के पास। जी धन्यवाद पंकज। और आप बात कर रहे हैं यूपी के परीक्षा की जो 2 साल बाद होगी, लेकिन इसकी पहली परीक्षा जो होगी वो बिहार में होगी। 2025 में इकलौता स्टेट बिहार है जहां चुनाव होने हैं, और ये जो बड़ी घोषणा की है बीजेपी ने, इसका असर क्या पड़ेगा? क्या उन्होंने विपक्ष से उनका सबसे बड़ा हथियार छीन लिया है, सबसे बड़ा मुद्दा छीन लिया है? क्योंकि लगातार जो है बिहार में विपक्ष यानी आरजेडी और कांग्रेस जो है ये मांग करती रही है। पहले तो उन्होंने कास्ट सेंसस की जो बात कर रहे हैं, तो कास्ट सर्वे कराया, क्योंकि कास्ट सेंसस जो है वो केंद्र का प्रेरोगेटिव है और कास्ट सर्वे जो है वो स्टेट करा सकती है। तो जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी तो उन्होंने कास्ट सर्वे कराया। उसके बाद उस कास्ट सर्वे के रिपोर्ट के बेसिस पे उन्होंने आरक्षण की सीमा बढ़ाने की कोशिश की, जिसे बाद में पटना हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो 50% की सीलिंग है उसे आप नहीं तोड़ सकते, और ये मामला अभी भी सब जुडिस है। उसके बाद से लगातार आरजेडी और कांग्रेस सरकार पे ये दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी कि आप जो है इसे 9वीं अधिसूची में डालिए, जिससे कि ये जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर हो जाए और जो रिजर्वेशन का जो कोटा है वो बढ़ाया जा सके। और उन्होंने इस बात की भी घोषणा कर दी थी कि बिहार के चुनाव में ये उनका सबसे बड़ा मुद्दा होगा। तो क्या भाजपा ने कोई ट्रम्प कार्ड चला है? क्या उन्होंने विपक्ष को एक उनसे बड़ा मुद्दा छीन लिया है, उन्हें मुद्दा विहीन कर दिया है? इन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम बातचीत करेंगे, और हमारे साथ मणिकांत ठाकुर जी हैं, बहुत ही वरीय पत्रकार हैं और बीबीसी से बहुत सालों से, बहुत अरसों से जुड़े रहे हैं। मणिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस खास शो में। पहला सवाल आपसे सर, ये भाजपा जो है वो अभी तक कास्ट की राजनीति में पूरी तरह से नहीं उतरी थी। जो समाजवादी विचारधारा की पार्टियां होती हैं, चाहे वो आरजेडी हो या बाकी पार्टियां हों, वो कास्ट की राजनीति करती हैं, वो जातिगत राजनीति करती हैं। भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति के लिए जानी जाती थी। आपको लगता है कि ये भाजपा का ट्रम्प कार्ड है? क्या आप इसे ऐसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार में भाजपा को रास्ता बदलने की ज़रूरत महसूस हुई, और ये आज से नहीं, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है। जबकि जब उन्होंने ओबीसी वर्ग को भी एक तरह से अपने पक्ष में लाने की कोशिशें बहुत की हैं, और ये भी रहा है कि जो उनका आधार
है मतों का, वो उनके साथ जो पहले से है वो तो वो मानते हैं कि वो रहेगा ही, लेकिन और कहीं से जोड़ के और सत्ता में आने जैसी स्थिति तब बनती जबकि वो ओबीसी समुदाय से भी और ख़ास करके अति पिछड़ा वर्ग से अगर उनको पूरा समर्थन हासिल हो जाए तो इसमें उनको आसानी होगी सत्ता में आने के लिए। और ख़ास करके जब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू बीजेपी के साथ है तो जाहिर है कि उनका पलड़ा भारी प्रत्यक्ष तौर पे दिखता है। लेकिन ये जो फैसला हुआ केंद्र सरकार का, ये निश्चित रूप से बिहार के लोगों को भी चौंकाने वाला फैसला है। और अब लोग सोच रहे हैं, जैसा आपने अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इससे फ़ायदा किसको और नुकसान किसको होगा, तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा समय देना होगा। है क्या कि अभी दोनों पक्ष जो एनडीए है और इंडी गठबंधन है आरजेडी के नेतृत्व वाली, वो दोनों इसमें श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं। तो ये होड़ जो दोनों तरफ है, इसमें जनता का समर्थन किस पक्ष को जाएगा ये अभी देखना बाकी है। लेकिन मेरे ख्याल से अंततः वही होगा जो बिहार की राजनीति में आरजेडी को जितना उसका जो समर्थक वर्ग है वो हमारे समझ से इंटैक्ट है। जो उनका MY फार्मूला पहले से एक क्या कहते देखा परखा हुआ फार्मूला है वो बिल्कुल है, कायम है। लेकिन ये स्टेप लेके ये जो कोशिश में लगातार तेजस्वी यादव और उनके दल के लोग ये कहते रहे कि ये जो है मुद्दा ये मुद्दा जातीय जनगणना का ये हमारा है। और इसमें तो आपने देखा होगा कि एक समय में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में भी लगा कि थोड़ी तनाव जैसी स्थिति आ गई कि मुद्दा दरअसल सबसे बड़ा किसका है, कांग्रेस का है या आरजेडी का है। तो खैर, लेकिन अब ये है कि मेरा अगला सवाल इस प्रयास में है कि इसमें मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था कि अब ये दिख रहा है कि श्रेय लेने की होड़ लग गई है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, और भाजपा और जेडीयू तो श्रेय लेने के लाइन कतार में आगे खड़े ही हैं। कल तेजस्वी यादव ने पटाखा तक अपने घर पे छोड़ दिया। उन्हें जो सबसे बड़ा डर है और जो विपक्ष को सबसे बड़ा डर है कि ये करके जो MY की आप जो बात कर रहे हैं, मुस्लिम और यादव की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि Y में भी सेंध लग जाएगी? क्योंकि ये एक ऐसा है जो धर्म से अलग हटके जाति पे अगर आप सर्वे की बात कर रहे हैं तो Y में भी एक तरह से सेंध लग जाएगी। या सेंध नहीं लगेगी तो कम से कम वो सॉफ्ट हो जाएंगे। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो सवर्ण वर्ग है वो भाजपा का समर्थक माना जाता है, तो क्या ये निर्णय काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है? जो सवर्ण है वो थोड़े से इससे नाराज होंगे या थोड़ा उनका इल्यूजन टूटेगा? नहीं, पहली बात कि जो पहला आपका सवाल है उसमें तो मुझे लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो Y से जुड़ा हुआ वर्ग जो आप हम लोग मानते हैं वो निश्चित रूप से तय कर चुका है पहले से ही कि वो उनको किसके साथ रहना है। इसमें तो मेरा नहीं मानना है कि इसमें कोई दरार ऐसी पड़ेगी या इससे वो कुछ बढ़ेगा, इंडी गठबंधन का या आरजेडी का कुछ आधार बढ़ेगा। मुझे लगता है कि जो पहले से है वही रहेगा। दूसरा जो आपका सवाल है ये भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक सवर्ण वर्ग है ये जो माना जाता रहा है वो अब इस तरह से नाराज होने जैसी स्थिति उनकी बन ही नहीं पाएगी। इसीलिए कि वो जाएंगे किधर। एक तरफ से कांग्रेस, मान लीजिएगा अगर आप सोचें कि कांग्रेस की तरफ हो सकता है रुझान बढ़ जाए ये इस फैसले से नाराज़गी के बाद, तो मुझे लगता है कि इस फैसले से नाराज़गी नहीं होगी। वो नाराज़गी अगर होती तो जिस समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल थी जेडीयू के साथ, और वो पहला निर्णय उसी गठबंधन ने लिया था कि जातीय सर्वेक्षण करवाया जाए, तो मुझे लगता है कि वो पहले से दिखता। वो मुझे लगता ऐसा नहीं होगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ भी बीजेपी समर्थक जो लोग हैं वो नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस के नेता
खास करके राहुल गांधी, वो तो बढ़ चढ़ के इस मुद्दे को पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर उछालते रहे। तो अब ये उनका तो विरोध उसी समय से सवर्ण समुदाय का वो कांग्रेस से भी हो गया इस बाबत। तो मेरा ख्याल है, तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं होगा और इसमें अंततः बिहार में वही होना होगा जो ये है। सबसे बड़ी बात है प्रभाकर एक लाइन में ये बता दूं कि ये क्या है, दरअसल ये राजनीतिक मुद्दा है और कहा भले जाता है कि इससे कुछ आर्थिक प्रगति होगी राज्य की। मुझे लगता है कि कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए, आरक्षण का लाभ लेने के लिए एक तरह का संदेश देना है और उसमें पूरे जोर शोर से ये लोग जुटे हुए हैं, राजनीतिक दलों के लोग। और इसमें अब इसका मैं कैसे एक उदाहरण के रूप में मानिए कि पिछला जो सर्वे हुआ उसमें जो 34% लोग गरीब माने गए कि बिहार में हैं, उनके लिए 6,000 रुपया के से कम की जो आमदनी उसकी मासिक बताई गई। अब उनके लिए जो कहा गया कि लगभग 2 लाख रुपए उनको मदद दी जाएगी, वो कहाँ गया? वो तो जो फैसला था वो कहाँ दबा हुआ है ये पता नहीं चल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा बहुत कुछ नहीं होने जा रहा है। चुनाव तक जी सही, आपकी बात मैं मणिकांत जी बिल्कुल समझ गया और आपका मानना है स्पष्ट रूप से कि एक तो ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगा और दूसरा जो है जो सवर्ण वोटर हैं वो जाएंगे कहाँ, उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। तो आखिर इसका परिणाम होगा क्या, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये आपको सीधा बिहार चुनाव के जो परिणाम हैं वो बता देंगे कि इसका ज़मीन पे जो है और वोटरों पे क्या असर पड़ रहा है। चलिए आगे बाकी खबरों के लिए हम मुंबई का रुख करते हैं जहाँ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित मौजूद हैं। धन्यवाद प्रभाकर। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जातिगत जनगणना कराने के फैसले का महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य पर सीधा असर पड़ने वाला है और बड़ा असर पड़ने वाला है। महाराष्ट्र में ये मुद्दा जुड़ा हुआ है मराठा आरक्षण से। आपको याद होगा कि साल 2018 से ही लगातार महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन हो रहा है। शुरुआत में राज्य के कई शहरों में मूक मोर्चे निकाले गए, उसके बाद में हिंसक आंदोलन हुए, कई जगहों पर दंगे हुए और कई लोगों ने अपनी जान भी दे दी, कई लोगों ने खुदकुशी की। और देवेंद्र फडणवीस का जो पहला कार्यकाल था बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तो उस दौरान उन्होंने मराठाओं को आरक्षण दे भी दिया था, लेकिन जो 50% की लिमिट तय कर रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उस आधार पर जो है वो फैसला अदालत ने खारिज कर दिया और ऐसे में फिर से एक बार मराठा आरक्षण का मुद्दा गर्म हो गया। और इस आंदोलन ने एक नेता को जन्म दिया जिसका नाम है मनोज जरंगे पाटिल। मनोज जरंगे पाटिल बीते 2 सालों में कई बार जो है अनशन पर बैठ चुके हैं, भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं इस मांग को लेकर कि मराठाओं को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाना चाहिए। और ऐसे में सरकार ने उनसे बात की और ये कहा कि फिलहाल के तौर पर सरकार की कोशिश होगी कि इस तरह से किया जाए, लेकिन उसके लिए कानूनी पेच जो फंस रहा है उसका तोड़ निकालना होगा। और इस बीच में ओबीसी कैटेगरी के तहत जो कुणबी मराठा हैं उनको आरक्षण दे दिया गया था, लेकिन इस पर भी मनोज जरंगे पाटिल की ये मांग है कि जो सगे संबंधी हैं जिनके निजामकालीन दस्तावेज जो कि ये साबित करते हैं कि वे कुणबी हैं, उनके सगे संबंधियों को भी जो है आरक्षण दिया जाए, भले ही उनके दस्तावेज ना मिल रहे हों। तो इस मामले को लेकर भी काफ़ी विवाद है और अभी कल ही के दिन मनोज जरंगे पाटिल ने यह ऐलान किया है कि वे फिर से एक बार अनशन करेंगे, मुंबई की ओर कूच करेंगे इस साल अगस्त में। और अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो ऐसे में कोई भी सांसद, विधायक या मंत्री उनको उनके गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो इस तरह का रुख अपनाया है। जहाँ तक इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया का सवाल है तो राज्य का सत्ताधारी गठबंधन है महाराष्ट्र का महायुति, उसके तीनों घटक दलों ने इसका स्वागत किया है। जाहिर है बीजेपी ने तो स्वागत किया ही है, अजीत पवार वाली एनसीपी ने स्वागत किया है। उसका ये कहना है कि इस फैसले के बाद में जो है समुदायों को न्याय दिलाना आसान होगा, पॉलिसी बनाना आसान होगा, प्रशासनिक फैसले लेने जो है वो आसान हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने इसका स्वागत किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो उसके भी जो तीनों घटक दल हैं उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। एक तरफ शरद पवार वाली एनसीपी है, उसने स्वागत किया है। दूसरी तरफ जो है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है। हालांकि उन्होंने सवाल ये खड़ा किया कि
ये जो फैसला लिया गया है ये बताया जाए कि ये इसकी एक कौन सी मियाद होगी जिसके तहत ये सर्वे पूरा किया जाएगा, जनगणना जो है ये पूरी की जाएगी, इस बारे में उन्होंने सवाल खड़ा किया है। और वहीं पर एक छोटा दल है वंचित बहुजन आघाड़ी, उसने तो इस फैसले पर शक जताया है और कहा है कि एक फ्रॉडुलेंट फैसला हो सकता है। इस बारे में और बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मयूर परिख। मयूर, ये बताइए कि आपने भी देखा कि बीते 3-4 सालों में किस तरह से मराठा आरक्षण को लेकर आग लगी हुई थी, महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा था, विवाद हो रहा था। अब जब केंद्र सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है कि जातिगत जनगणना होगी, तो उसका महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, महाराष्ट्र में अब तक जो रिजर्वेशन है उसका फायदा उन्हीं जाति जमातियों को मिलता आया है जिनको ऑलरेडी एक्ट के तहत संरक्षण मिला हुआ है। कई सारे लोग कतार में खड़े हैं, कई सारी कास्ट जो है वो कतार में है, लेकिन न डेटा है न डिटेल है। हमें इस विषय पर बात करते हुए इस बात की विशेष ध्यान तो हमें निश्चित तौर पर रखना ही होगा कि ये जो सर्वे है वो कास्ट पॉलिटिक्स के समीकरण को हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ फॉल्ट लाइंस खत्म हो जाएंगी और कुछ नई फॉल्ट लाइंस सामने उभर कर आएगी, और ये जो पूरा का पूरा एक ट्रांजिशन पीरियड होगा, ये एक संघर्ष का, अलग अलग समुदायों के लड़ाई का, आंदोलनों का होगा। खैर, ये तो बहुत लंबे समय के बाद होना है, क्योंकि पहले तो ये कास्ट सेंसस होगा, फिर डेटाबेस बनेगा, फिर उसे संसद के सामने रखा जाएगा और उसके बाद में ये जनता के बीच में आएगा। तो उसको तो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना बाकी है। लेकिन बहरहाल जो मराठा समुदाय इस समय रिजर्वेशन मांग रहा है, कुणबी समुदाय को पहले से मिला हुआ है, धनगर जो है उसे भी मिला हुआ है, लेकिन जो दूसरे समुदाय हैं, भारतीय जनता पार्टी, हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि ओबीसी अदर देन बैचलर कास्ट को हमेशा प्रमुख रूप से आगे बढ़कर चलती हुई पार्टी है। और ये वो पार्टी है जो छोटे छोटे समुदाय, छोटी छोटी कास्ट को भी रिप्रेजेंट, अदर बैकवर्ड कास्ट आप बोल रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, अदर देन बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी। तो ओबीसी जो है उसका वोट बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी के पास है, और यही हमने राष्ट्रीय राजनीति में भी देखा कि बीजेपी जो है वो अलग अलग राज्यों में ओबीसी के व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री पद की जगह पर बिठाते हैं। तो अब जब जाति गणना होने की बात आती है, मयूर, हमारे पास समय जो है काफी सीमित है।